Hello students, I hope you will all be fine at your home, safe and healthy. So today we will start our chapter, the second chapter from First Flight book, that is Nelson Mandela, chapter 2. So ये जो chapter है, ये नेल्सन मंडेला जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका ही एक एक्सट्रैक्ट है, और वो जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में अपार्थीड के अगेंस्ट, अपार्थीड इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने किस तरीके से जो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में बताया है। और उन्होंने ये भी बताया इस बुक में, इस ऑटोबायोग्राफी में, कि किस तरीके से उन्होंने और उनके जो कंपेनियंस थे, उनके जो लोग थे, किस तरीके से उन्होंने इस रिचुअल से जो कि अपार्थीड नाम से थी उसको किस तरीके से साउथ अफ्रीका को अलग किया। तो अभी हम चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 10th May, dawned bright and color. Dawn means started. Or you can say came out. तो जो 10 मई की डेट है वो काफ़ी ब्राइट और बिल्कुल क्लियर थी। For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged by dignitaries. Besieged means surrounded. Surrounded means घिरे रहना। तो इसमें नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से वो सराउंडेड थे बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration. तो इस ऑटोबायोग्राफी में बताया भी गया था, उस इनॉग्रेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है जब साउथ अफ्रीका ने पहली बार ऐसी एनवायरनमेंट में सांस ली थी जहां पर अपार्थीड नाम से कोई भी रिचुअल नहीं चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ के जो डिग्निटरीज थे, बड़े बड़े नामी गिरामी जो लोग थे, वो उनसे घिरे हुए थे और वो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो इनॉग्रेशन था साउथ अफ्रीका की धरती पर पहला इतना बड़ा एक आयोजन था जहाँ पर दुनिया भर से लोग इकट्ठा हो रखे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस, सेरेमनीज जो छोटे छोटे कस्टम्स होते हैं, तो टुक प्लेस इन द लवली लैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में जो एक कलरफुल एम्पी थिएटर जो तैयार किया था, वहाँ पर ये सेरेमनी होनी थी। फॉर डेकेड्स, कई दशकों से, डेकेड्स मीन्स पिछले 10 सालों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो इसमें नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के थ्रू एक एम्पी थिएटर बनाया गया था, वहाँ पर न जाने कितने दशकों से, कितने डेकेड से वाइट सुपरमेसी मतलब अंग्रेज़ों का जो एक प्रभुत्व था, सुपरमेसी मीन्स डोमिनेंस, तो जो अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व था वो इतने सालों से चलता आ रहा था, और आज उसकी जगह कितने सालों के बाद वहाँ पर दुनिया भर के लोग आए हुए थे जो कि कलरफुल रेनबो के रूप में दिखाई दे रहे थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. तो उनका जो बेटी है उसका नाम जिनानी है और वो उसके साथ ही वहाँ पर आए हुए थे। On the podium, दैट लेक्चर स्टैंड,
मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उनसे पहले मिस्टर डी क्लर्क जो थे उनको उपराष्ट्रपति की जो थी ओथ दिलाई गई। देन उसके बाद थैबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थैबो म्बेकी को शपथ दिलाई गई पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। When it was my turn, अब नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि जब उनकी टर्न आई, I pledged to obey and uphold the Constitution. मैंने कसम खाई कि मैं अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, मैं अपने संविधान को ओबे करूँगा और उसको सर्वोपरि रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को पूरा डिवोट कर दूँगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि मैं साउथ अफ्रीका के जो रिपब्लिक, जो गणतंत्र है, उसके लिए अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दूँगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वो कहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सारे लोग और पूरी दुनिया जो कि मुझे देख रही है, मैं कहना चाहूँगा, अब जो मैं लाइन आपको बताऊंगी ये उनकी स्पीच का ही एक पार्ट है। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब कहते हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति देते हुए, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि जो हमें आज नई आज़ादी मिली है उसको हम यहाँ पर देते हैं, अपनी शपथ देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और हम किससे बाहर निकल कर आए हैं, उस ह्यूमन डिजास्टर से। अब इतने सालों तक जो अपार्थीड, ये जो रिचुअल चलता आ रहा था जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनकी स्किन के कलर को लेकर, उनके रेस के बेस पर जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, इसको ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया गया है। तो कहते हैं कि इतने सालों से जो ह्यूमन डिजास्टर चलता आ रहा था, उसके बाद हमें जो फ्रीडम मिली है, हम उसको आज एंजॉय करेंगे। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, और हम अपने आप को एक ऐसी सोसाइटी के रूप में लेकर आएंगे, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर ये पूरी मानवता क्या गर्व करेगी। We, हम, who are outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. फिर वो कहते हैं कि हम, जिन्हें आज तक कहीं पर गिना भी नहीं जाता था, आज हमें ये मौका मिला है कि हम अपने पूरे संसार के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, हम होस्ट कर सकें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और हम यहाँ पर सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वो कहते हैं कि हम धन्यवाद दे रहे हैं कि वो आज इसका हिस्सा बन रहे हैं, वो फ्रीडम जो कि पूरी मानवता के लिए, उसकी शांति के लिए और मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। वी हैव एट लास्ट, और आखिर में, अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और वो कहते हैं कि आज हमने आखिरकार अचीव कर लिया है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मीन्स जो हमें फ्रीडम मिली थी, किस चीज़ को लेकर, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पर कि इस स्किन के लोग ये नहीं कर सकते, ब्लैक स्किन के लोग जो हैं वो यहाँ पर नौकरी नहीं पा सकते हैं। तो कहते हैं कि आज हमें इससे आज़ादी मिली है, जो कि क्या करेगी, इस बॉन्डेज को तोड़ देगी। किस बॉन्डेज को, गरीबी, डेप्रिवेशन, और जो हम ये सफ़र कर रहे हैं जेंडर के बेस पर, और जितने भी दूसरे भेदभाव होते आए हैं उन सबको। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड will again experience the oppression of one by another। अब वो कहते हैं कि कभी भी नहीं और कभी भी नहीं ये धरती दोबारा इस चीज़ को नहीं सहन करेगी, ना ही वो फील करना चाहेगी जो कुछ भी अभी तक इस धरती पर होता आया है। The sun
The sun shall never set on so glorious a human achievement. और आज जो सन कभी इस तरीके से, ये सूरज कभी इतने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पर कभी अस्त नहीं हुआ होगा जितना आज होगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. कि लेट फ्रीडम रेन मीन्स अब इस आज़ादी को, यहाँ पर रेन मीन्स शासन करना, तो आज इस आज़ादी को इस धरती पर शासन करने दीजिए. गॉड ब्लेस अफ्रीका. भगवान साउथ अफ्रीका को हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देता रहे. Now, oral comprehension check. Where did the ceremony take place? So, the ceremony took place at Pretoria. Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? So, it's that Red Fort. Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? Autumn day is considered a day when the trees and all other natural things, they regain their natural beauty again. So it was like that South Africa, they were getting their freedom, they were just declaring themselves as free. So it was an autumn day for them. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? So he was mentioning that apartheid custom there, on which that there was so much discrimination on the basis of race and skin. So he was taking that as a human disaster. What is the glorious human achievement? The glorious human achievement was that they got themselves free from that ritual. What does Mandela thank the international leaders for? He thanked international leaders for being an eyewitness of that glorious day. What ideals does he set out for the future of South Africa? That the South Africa will never feel that poverty, discrimination, suffering, gender and other discrimination. So and he was expecting freedom for South Africa. So that was the oral comprehension. Now, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब नेल्सन मंडेला जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वहाँ पर आकाश में किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स थे वो रोर कर रहे थे. और वो क्या शो कर रहे थे? दे वर शोइंग देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो उन्होंने बताया कि आकाश में जितने भी हेलीकॉप्टर्स, जेट्स जिन्होंने अपनी पावर को शो किया था, वो प्रिसीजन नहीं दिखा रहे थे. वो क्या दिखा रहे थे? अपने नेशन के लिए अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो वेलकम कर रहे हैं एक न्यू गवर्नमेंट का जो कि फेयर तरीके से इलेक्ट हुई है. Then only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbon and medals from days gone by, saluted me and pledged me their loyalty. वो बताते हैं कि बड़े बड़े जनरल्स जो थे पुलिस फोर्स के, जिनके बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, ना वो सिर्फ मेरे सामने आए, मुझे सैल्यूट किया, बल्कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी भी के लिए कस्में भी खाई. I was not unmindful of the fact that no so many years before they would not have saluted but arrested me. तो नेल्सन मंडेला जी को याद आता है कि वही जनरल हैं जिन्होंने सैल्यूट करना तो दूर की बात, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया था. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उन्होंने बताया chevron means a V shape. तो बता रहे हैं कि
थोड़ी फ्यू मोमेंट्स लेटर आकाश में जो जेट्स थे उन्होंने स्मोक छोड़ते हुए, स्मोक वो भी अलग अलग कलर का, जो कि ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, वो स्मोक छोड़ते हुए एक उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्लैग को वहाँ ड्रॉ कर दिया। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स। वो कहते हैं कि वो जो दिन था वो सिंबलाइज हो गया जब पहली बार वहाँ पर 2 नेशनल एंथम को एक साथ प्ले किया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, गोरे लोगों का नकोसी सिक्लेले आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और वहाँ पर दोनों जो नेशनल एंथम थे वो प्ले किए गए, वाइट्स के लिए भी और ब्लैक पीपल के लिए भी। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem। अब वो बताते हैं कि ना वाइट लोगों को ब्लैक लोगों वाला नेशनल एंथम आता था और ना ही ब्लैक स्किन पीपल को वाइट लोगों वाला पता था, लेकिन स्टिल दे sang that, उन्होंने तब भी गाया। और वो क्या सोच रहे थे, they would soon know the words by heart, कि एक ऐसा टाइम आएगा जब जो लोग हैं वो इन वर्ड्स को बाय हार्ट याद कर लेंगे। बाय हार्ट मीन्स वेरी डीपली। सो द मीनिंग फॉर दैट, एरे मीन्स डिस्प्ले। बेडेक्ट मीन्स डेकोरेट। हाँ जी, द नेक्स्ट, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गया था। किस सेंस से? हिस्ट्री की सेंस से। इन द फर्स्ट डेकेड, पहले पिछले 10 सालों में 20th सेंचुरी के, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, बताते कि मेरे जन्म से कुछ सालों पहले द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में गोरे लोग थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। ऑल्दो उस वॉर के बाद उन्होंने अपने डिफरेंसेस को पैच अप तो कर लिया था, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, लेकिन उन्होंने एक नया सिस्टम इरेक्ट खड़ा कर दिया था ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अपनी ही धरती पर जो ब्लैक स्किन के लोग थे उनके अगेंस्ट उन्होंने डोमिनेंस क्रिएट कर दिया था, अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और वो जो डोमिनेंस था वो किसके बेस पर था? जो कि अमानवता भरा था, मानवता के लिए कहीं वो स्टैंड नहीं करता था। और द हार्शेस्ट, सबसे ज़्यादा टफेस्ट सोसाइटी जिसको कभी भी जानती भी नहीं थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड, अब लास्ट के 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के जो मेरा 8वां दशक था, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और वो कहते हैं कि इस 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में और मेरी ज़िंदगी के 8वें डेकेड में ये समय ऐसा आ गया था जहाँ पर लोगों को फ्रीडम मिलेगी डिस्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनको फ्रीडम है इसलिए नहीं कि वो ब्लैक स्किन है या फिर वाइट स्किन है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और वो जो दिन आया था वो ना जाने कितने हजारों लोगों के बलिदानों से आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो लोग जिनके बलिदान को ना कभी गिना जा सकता था और ना ही कभी रीपे किया जा सकता था। I felt that day, उस दिन मैंने महसूस किया, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कि ये सब जो है मुझसे पहले चले जाने वाले जिन्होंने अपनी जिंदगियों का बलिदान दे दिया, उनके कारण ये दिन है आज। That long and noble line ended and now began again with me।
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता था, बट वो लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं और मेरे मन में इस बात के लिए दुख है कि मैं किसी भी तरीके से उनको थैंक यू बोलने लायक नहीं था उस वक्त, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। तो बस मैं चाहता हूँ कि काश वो देख पाते कि उन्होंने जितना पेन सहा था, जितने बलिदान दिए, वो किसके रिजल्ट में आया है। रेट यहाँ पर रॉट का मतलब है टू बी फैशन या अचीव्ड। रॉट अचीव्ड कि उनका जो पेन है उन्होंने क्या अचीव कर लिया उस पेन के थ्रू। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. ये जो अपार्थीड की पॉलिसी थी कि वो स्किन के बेस पर लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस पॉलिसी ने इस दुनिया पर मेरी जो कंट्री है, मेरी कंट्री पर एक गहरा घाव कर दिया था। वूंड मीन्स स्कार, घाव। एंड माई पीपल, और मेरे लोगों पर भी, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सब बहुत साल बिता देंगे, इफ नॉट जनरेशन, शायद जनरेशन्स भी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस जो हमें घाव मिला है उस घाव के साथ साथ ना जाने कितनी जनरेशन्स बीत जाएंगी। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that was it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisselers, the Chief Luthers, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sabkers of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. अब उन्होंने इन लोगों के नाम दिए जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी ये दिन आज पाने के लिए। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. और वो कहते हैं कि शायद ये जो ऑपरेशन है, ये जो हमारे ऊपर जो घाव लगे हुए थे अपार्थीड के, शायद वो ज़रूरी थे। क्यों? क्योंकि उसी के बाद हमें ये फ्रीडम मिली है। उसने ये ऐसी हाइट क्रिएट कर दी थी जिसके बाद हम अपने इस कैरेक्टर में आए हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. कि मेरी जो देश की धरती है वो उसमें खजाना भरा हुआ है मिनरल्स का और जेम्स का, जो कि इसकी मिट्टी में है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। बट मैं हमेशा से जानता था कि मेरी जो धरती है उसका सबसे बड़ा खजाना उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, इतने ज़्यादा अच्छे और इतने ज़्यादा सच्चे जैसे कि कोई हीरे से भी बढ़कर हो। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इन्हीं लोगों के स्ट्रगल से, मेरे इन्हीं दोस्तों के, इन्हीं साथियों के स्ट्रगल ने मुझे सिखाया कि असली मीनिंग बहादुरी का क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. और मैंने देखा है इतने समय से कि कैसे उन आदमी और औरतों ने अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया इस आइडिया के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. मैंने लोगों को खड़े देखा है उस टॉर्चर के अगेंस्ट जो कि उन्हें तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था, बट वो झुके नहीं। Showing a strength and resilience that defies the imagination. और वो उस टॉर्चर के आगे अड़िग होकर खड़े रहे। Resilience means the ability to deal any kind of hardship. जब आपको कोई तोड़ने की जो टॉर्चर करता है और आप उसके सामने झुकते नहीं हो। Then I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा कि बहादुरी का मतलब सिर्फ डरना ही नहीं या एब्सेंस ऑफ फियर ही नहीं, बल्कि बहादुरी का मतलब होता है उसके ऊपर, उस डर के ऊपर काबू पा जाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। कि एक बहादुर इंसान वो नहीं होता है जो कि डरता नहीं है, बल्कि वो बहादुर कहलाता है जो कि उस डर पर काबू पा जाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई पैदा नहीं होता इस मन में नफरत को लेकर कि हाँ मैं हो गया हूँ पैदा और मुझे उस सामने वाले से नफरत करनी ही करनी है।
बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। क्यों? क्योंकि वो गोरा है या फिर वो काला है, या फिर उसका बैकग्राउंड ऐसा है, या फिर उसका धर्म ऐसा है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को जब नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, और प्यार तो एक ह्यूमन के अंदर नेचुरली आ जाता है। उसे वो प्यार करना नहीं, वो उसके अंदर इनबिल्ट होता है, बल्कि जो नफरत है वो सिखाई जाती है कि आपने उसको उसके स्किन के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर नफरत करनी है। लेकिन जब नफरत सिखाई जा सकती है कि वो प्यार जो कि इनबिल्ट है एक मनुष्य के अंदर, उसको तो सिर्फ थोड़ा सा उभारने की ज़रूरत है, एंड इट विल कम आउट नेचुरली। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. हम लोग जब प्रिजन में बंद थे, जेलों में बंद थे, और हमारे ऊपर टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा था, इतना ज़्यादा हमारे पर कठोर बर्ताव किया जा रहा था, फिर भी उस हार्ड टाइम के अंदर मैंने एक गार्ड के अंदर ह्यूमैनिटी देखी थी। Perhaps just for a second, शायद एक क्षण के लिए ही, but it was enough to reassure me। लेकिन वो एक पल की ह्यूमैनिटी जो मुझे दिखाई दे गई, उसने मुझे यकीन दिला दिया and keep me going। और मुझे मेरा एम था इस धरती को फ्री करने का, इसमें आज़ादी लाने का, मुझे उसके ऊपर उसने चलते रहना छोड़ दिया। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। कि इंसान के अंदर जो आग है अच्छाई वाली, उसे एक पल को छुपाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। पुश टू आवर लिमिट्स, जब इसका मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंपेल किया जाता है। नाउ लेट्स डू द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? दे सल्यूटेड टू नेल्सन मंडेला। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? तो when that freedom was not got, जब उनको वो आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले इन्हीं जनरल्स ने क्या किया था? नेल्सन मंडेला जी को अरेस्ट किया था। बट अब उन लोगों ने आज़ादी ग्रहण कर ली थी, आज़ादी पा ली थी, तो वही जनरल्स जो थे वो नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट कर रहे थे। Why were two national anthems sung? उस वक्त 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? अब वहाँ पर जो आज़ादी मिली थी वो that was not on the basis of the color of the skin। अब वहाँ पर सब लोगों को आज़ादी थी, not on the basis of their skin color। अब वहाँ पर गोरे भी थे और काले भी थे। उन जो white skin people और black skin people, दोनों लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए वहाँ पर 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। How does Mandela describe the system of government in his country? In the first decade he described that कि वहाँ पर एक एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, जिसके बाद जो वाइट स्किन पीपल थे उन लोगों ने पैचअप किया एंड दे क्रिएटेड दैट पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। और उसके बाद में फाइनल डेकेड में उन्हें बताया कि उन्होंने वो आज़ादी जो है वो ग्रहण कर ली है, आज़ादी पा ली है। अब साउथ अफ्रीका में देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड द कलर। What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए courage का मतलब क्या था? मंडेला जी he said कि courage doesn't mean to not to fear, but it is to get or to overcome it। courage का मतलब डरना नहीं होता है, courage का मतलब होता है जब आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं। Next, which does he think is natural, to love or to hate? मंडेला जी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ नेचुरल है, प्यार करना या नफरत करना? तो उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जो प्यार है दैट इज़ इनबिल्ट इन ह्यूमन बीइंग, और नफरत तो सिखाई जा सकती है। जब हम लोगों को नफरत करना सिखा सकते हैं तो जो प्यार इनबिल्ट है एक ह्यूमन के अंदर, उसको तो ज़रा सी हवा देने की ज़रूरत होती है एंड इट विल कम टू इट्स ऑप्टिमल लेवल। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू लर्न टू लव। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में
उसके दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कर्तव्य क्या है, वो जो कि उसके परिवार के लिए, उसके खुद के लोगों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए और उसके लोगों के लिए जो कि उनके जानकार हैं, उनके लिए उसका एक कर्तव्य बनता है। फिर हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और वो दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है, अपने देश के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो कर्तव्य है हर कोई अपने जितनी उसकी जितना वो निभा सकता है उसको हर तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है और जितनी उसकी योग्यता है उस हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, असंभव ही है फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, कि मेरी जाति में या मेरे जैसे मैंने जन्म लिया है उस कम्युनिटी में पैदा होने के बाद ये दोनों कर्तव्य पूरे किए जाएं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मेरी जैसी कम्युनिटी में पैदा होने के कारण लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो पनिश हो, उनको सजा मिले और वो आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग रहना। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। फिर वो कहते हैं कि मेरे जैसे मेरी कम्युनिटी में पैदा होने के कारण अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य अपने देश या अपने देश के लोगों के लिए करने लगता है तो उसे उसकी फैमिली से, उसके घर परिवार से उसे रिप्ट कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है और फोर्स किया जाता है उसे कि वो बिल्कुल अलग से अपनी ज़िंदगी को जिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और वो क्या हो जाता है, उनकी ज़िंदगी एक सीक्रेट बनकर रह जाती है जो कि विद्रोहियों वाली होती है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। पहले जब मैंने ये शुरुआत की इसके अगेंस्ट, अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए, तब मैंने ऐसे चूज़ नहीं किया था कि मैं जो मेरा कर्तव्य अपने देश के लोगों के लिए है उसके कारण मैं अपने घर परिवार को छोड़ दूं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों के लिए अपनी सेवाएं देनी शुरू की, आई फाउंड that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद जो मेरे कर्तव्य है एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक पिता के रूप में, ये जो मेरे कर्तव्य हैं शायद मैं उससे बच पाऊंगा मैं अगर अपने देश के, अपने लोगों के लिए ये करूँगा, अपने कर्तव्य निभाऊंगा तब। I was not born with a hunger to be free। जब मैं पैदा हुआ तभी पैदा होते ही मेरे अंदर ये भूख नहीं थी कि मुझे आज़ादी चाहिए। I was born free, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। Free in every way, हर तरीके से आज़ाद। That I could know, जितना कि मैं जान सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut, मेरी माँ की झोपड़ी के आसपास जो खुला मैदान था वहाँ पर मैं दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, बिल्कुल साफ पानी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर जाती थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, खाना पकाने की आज़ादी खुले आसमान के नीचे, और जो पशु थे उनके ऊपर मुझे राइड करने की पूरी आज़ादी थी। As long as I obeyed my father, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पापा का
को ओबे करना शुरू किया, उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब। और मेरी कम्युनिटी की जो मैंने कानून मानने शुरू किए, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ना किसी व्यक्ति के बनाए कानून से और ना भगवान के बनाए कानून से। इट वॉज ओनली वेन, ये तब शुरू हुआ, when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। जब मुझे ये समझ में आया कि एक लड़के होने के नाते जो मेरी आज़ादी है वो सिर्फ मेरा एक भ्रम है। Illusion means भ्रम। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक व्यक्ति, एक नौजवान बना, तब मुझे समझ में आया कि जो मेरी आज़ादी है वो मुझसे छीन ली गई है और मेरे अंदर इसकी भूख बढ़ गई थी। एट फर्स्ट, शुरू में एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मुझे सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बस इतनी आज़ादी कि मैं रात में आराम से भी कहीं पर रह सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और वो सब पढूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं और जहां जाना चाहूं वहां जा पाऊं। मेरे लिए सिर्फ इतनी ही आज़ादी थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जैसे ही मैं जोहान्सबर्ग में पहुंचा और मैं काफ़ी नौजवान हो चुका था, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential। मैं तरसने लगा उस आज़ादी के लिए जहाँ पर मैं अपना पोटेंशियल दिखा सकूं, of earning my keep, of marrying and having a family, कि मैं शादी कर पाऊँ और एक फैमिली बना पाऊँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और वो आज़ादी जो कि एक लॉफुल लाइफ जीने में बीच में परेशानी ना दे। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन मैंने धीरे धीरे महसूस किया दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं केवल आज़ाद ही नहीं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं है। I saw, मैंने देखा that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। और मैंने महसूस किया सिर्फ मेरी आज़ादी ख़त्म नहीं हो गई है। curtailed means reduce, कम हो जाना, कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही नहीं बल्कि जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन सबकी आज़ादी भी कम हो गई है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the great hunger for the freedom। तो जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, उस वक्त जो मेरी हंगर थी मेरी फ्रीडम की, वो हंगर बन गई फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। और तब मुझे महसूस हुआ कि मैं और मेरे देश के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी गरिमा के साथ जिएं और पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, जो कि मेरी ज़िंदगी की में एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी को एक अलग रूप दे दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और उसी चीज ने एक डरे हुए व्यक्ति को एक बहादुर इंसान बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और उसी भूख ने एक हमेशा कानून के तौर पर चलने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल के रूप में बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, और उसी भूख ने, उसी आज़ादी की भूख ने एक फैमिली को प्यार करने वाले इंसान को बदल दिया, किसमें, जो उस व्यक्ति के रूप में जो कि बिना घर का हो गया था। That forced a life loving man to live like a monk, एक जिंदगी को प्यार करने वाले इंसान को एक साधु के रूप में उसने चेंज कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। और
मुझ में वो चेंज आ गया कि जब मैंने देखा कि मैं इतनी सी भी आज़ादी अकेले एंजॉय नहीं कर सकता अगर मुझे ये पता चले कि मेरे जो देश का दूसरा व्यक्ति है वो थोड़ी थोड़ी खुशियों के लिए भी तरस रहा है। Then when freedom is indivisible, the chains on any one of my people were the chains on all of them. Freedom जो वो indivisible है, उसको हम बांट नहीं सकते। The chains on any one of my people were the chains on all of them. मेरे लोगों के ऊपर अगर चेन है, वो बंदिशों में है, तो इसका मतलब कि सबके ऊपर वो बंदिशें हैं। The chains on all of my people were the chains on me. मेरे देश के लोगों पर बंदिशें मतलब मेरे ऊपर बंदिशें हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. कहता है कि जो किसी को परेशान करने वाला होता है वो भी इतनी जल्दी लिबरेटेड फील नहीं करता जब वो दूसरे को परेशान करता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे को दुख दे रहा है कहीं ना कहीं वो पेन को महसूस करता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक इंसान जो दूसरे देश के दूसरे लोगों की आज़ादी छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो भी किस चीज़ का कैदी बन जाता है? नफरत का कैदी बन जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो किस चीज़ के वो सलाखों के पीछे चला जाता है? प्रेजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस, जब आपकी सोच छोटी हो जाती है उसके पीछे, उन सलाखों के पीछे चला जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं भी आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी आज़ादी छीनने के बाद मैं फ्री नहीं हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो जो oppressor है और जो oppressor है वो दोनों ही लुट चुके होते हैं अपनी humanity से, अपनी मानवता से। So this chapter it's finished now, and in this chapter we learned that we will go with the few keywords. Number one, this chapter described the inauguration day. उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो आए हुए थे, किस तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट पे की, किस तरीके से जो जेट और एयरप्लेन्स थे उन्होंने अपने देश के लिए वो जो स्मोक था कलरफुल वो दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उन्होंने शपथ ली वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एट द एंड वहाँ पर दो नेशनल एंथम प्ले किए गए थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक वेरी सून द पीपल दे विल लर्न ऑल दीज लिरिक्स बाय हार्ट। देन फिर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक ऑब्लिगेशन उसके परिवार वालों के लिए और एक ऑब्लिगेशन उसकी कंट्री और उनके लोगों के लिए है। फिर उन्होंने बताया कि जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड होते हैं वो दोनों ही एक तरह से रॉब्ड होते हैं। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो दोनों ही परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑप्रेसर है वो अगर उसके पास अगर वो किसी को परेशान करता है, किसी की फ्रीडम छीनने की कोशिश करता है, तो वो भी एक तरह से उस चीज़ को बेयर करता है। किस चीज़ को? जो ऑप्रेस्ड है उसकी नफरत को, तो वो भी एक तरह से उन सलाखों के पीछे होता है। तो इस चैप्टर में हमने जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ही पढ़ा है। आई होप आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा और नेल्सन मंडेला जी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। सो दिस चैप्टर इज एंड टुडे। व्हाटएवर इज योर क्वेरी यू कैन कमेंट मी।